हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर से बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। और इससे पहले हमने क्या किया था उसको भी बताऊंगा, और आज क्या करने वाले हैं उसको तो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन हम बीच में कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं किए थे, किसी कारण वजह से वो वीडियो अपलोड करना रुक गया था, ठीक है। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएगी और ट्राई करेंगे कि प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो भी बना के अपलोड करूंगा बैकएंड से रिलेटेड सिर्फ, ठीक है। अगर फ्रंट एंड हम बताएंगे कि कैसे आप एआई से इंटीग्रेट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ये सब चीज भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बताता हूं मैं आपको कि हमने फेज वन के अंदर क्या किया था। देखो, फेज वन के अंदर हम बेसिकली जो कोई भी अगर आप स्टडी करेंगे डेवलपमेंट, तो हम बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, चाहे आप जो भी लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हुए डेवलपमेंट बैकएंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो हमने फेज वन के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंडामेंटल होता है, जैसे कि लूपिंग का कंसेप्ट, उसके बाद कंडीशनल का कंसेप्ट, उसके बाद हमने उसके अंदर फंक्शन के बारे में समझा था, और उसके बाद हमने उसमें एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का मेथड वगैरह होता है, ये सब कंसेप्ट हमने समझा था। अब हम आते हैं यहाँ पे फेज टू के अंदर, ठीक है। तो फेज टू के अंदर हम अभी तक यहाँ पर वीडियो वन के अंदर ये 4 टॉपिक कवर किया था। इस 4 टॉपिक में हमने समझा था कि बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, और जावा स्क्रिप्ट कैसे उस कोड को रन कराता है, इस कंसेप्ट को हमने समझा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वीडियो टू के अंदर यहाँ पे ये टॉपिक को हमने कवर किया था। यहाँ पे हमने समझा था कि जो भी एक वेरिएबल होता है उसका क्या स्कोप होता है, और स्कोप कितने टाइप का होता है उसको हमने समझा था। उसके बाद फिर हमने क्लोजर क्या होता है और ये कैसे मतलब डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको भी हमने समझा था। उसके बाद हमने दिस कीवर्ड का कंसेप्ट को बारे में समझा था, एंड सिर्फ उसके बाद फिर हमने कॉल बैक फंक्शन के बारे में समझा था। कॉल बैक के अंदर एक टॉपिक था सेट टाइम आउट, जिसको हमने वहां पे भी कवर किया था, और यहाँ पे भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वीडियो थ्री के अंदर समझा था कि प्रोटोटाइप एंड क्लासेज क्या होता है, ठीक है। क्लासेज के अंदर आगे आपका ऑब्जेक्ट, ये सब हमने कॉन्सेप्ट समझा था जो कि पिछले वीडियो का पार्ट है। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर प्रॉमिस के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, जो कि हमारे ये 4 टॉपिक का कंसेप्ट है। हम इस वीडियो के अंदर प्रॉमिस के कंसेप्ट को समझेंगे, एसिंक अवेट के बारे में समझेंगे, देन फेच एपीआई का कंसेप्ट क्या होता है, और एरर हैंडलिंग के बारे में समझेंगे। ये चारों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। कैसे? जब हम प्रॉमिस स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको आता है ये 3 तरह का मतलब कि रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो वहां से आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगी कि हम एसिक अवेट का यूज कर सकते हैं अच्छे से रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है। फिर हम फेच एपीआई के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे हमको एक एसिंक अवेट का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हम जब कोई भी डाटा रिस्पॉन्स से लेना चाहते हैं या बट डाटा बेस से, तो वहां से डाटा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो उसके लिए हम अवेट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे समझेंगे एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि जब हम फेच एपीआई कर रहे हैं तो वहां पे एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे हम जब फेच एपीआई कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उसी को हैंडल करने के लिए हम एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट समझेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी चारों टॉपिक को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वीडियो को एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज आप अगर पुराने भी हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कंटिन्यू कर को स्टडी करने से पहले, जो हम इसके अंदर टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसको स्टडी करने से पहले यहाँ पे हम एक कंसेप्ट समझते हैं, सेट टाइम आउट का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कॉल बैक के, जब हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो उसी को रिकैप कर रहे हैं। तो हम सेट टाइम आउट को इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे इसका यूज करने का एक ही बेनिफिट है कि हम इसको जो भी कोड देते हैं
उस कोड को कुछ टाइमिंग के बाद हमको आउटपुट चाहिए, तब हम सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको रिटर्न उसी हिसाब से मिलता है एक टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स ही उसी तरह है। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, और साथ में एक टाइम पास करते हैं, ठीक है। साथ में हम एक टाइम पास करते हैं, क्योंकि जो भी हम इसके अंदर फंक्शन दिए है ना, ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है ये टाइम के बाद हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये आपका सेट टाइम आउट का कंसेप्ट होता है। अब इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे VS कोड के अंदर हम ऑलरेडी एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 फाइल है हमारा। एक फेज 2 का 04 वीडियो के अंदर हम एक काम करते हैं, फाइल तो हमने क्रिएट कर लिया है, और यहीं पे हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट का कंसेप्ट समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CLG लेते हैं, और यहाँ पे हम हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, और ये हो गया हमारा नॉर्मल सा कोड लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ग्रीट, ठीक है। और यहाँ पे CLG करके इसको भी यहाँ पे हम हेलो करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सिंटैक्स है ना, ये एक तरह का फंक्शन है जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने ग्रीट पास किया था उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1000 मतलब 1 मिलीसेकंड देना, तो 1000 दे देंगे। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे CLG करके, और यहाँ पे हेलो क्या, अब ये हमारा एक छोटा सा कोड है जिसके अंदर हम सेट टाइम आउट का कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इसको टर्मिनल ओपन करेंगे, और टर्मिनल ओपन जब भी आप करें तो बेस्ट प्रैक्टिस करना कि एक बार आप क्लियर कर लेना। उसके बाद CD करके हम जाएंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, एंड साथ में फिर क्लियर करेंगे, CD करके जाएंगे एडवांस JS के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा एक फाइल होगा JS CD और AD होगा, एडवांस CD और AD करते हैं तो वो आ जाना चाहिए, कोई नहीं। अब भाई हम कहाँ है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाना है, हम यहाँ से क्लियर करते हैं, फिर CD करके एडवांस JS के अंदर हमको जाना है। उसके बाद हम यहाँ से क्लियर करेंगे, एंड यहाँ पे नोड और हमारा जो फाइल का नेम है जैसे कि फेज है, और फेज 0203 पे क्लिक करके इंटर करेंगे, तो आपको आउटपुट के अंदर आप देखे होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हेलो वर्ल्ड आउटपुट के अंदर आया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आउटपुट के अंदर आया, यानी कि लाइन नंबर 1 के पास से हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया। और जैसे हमने यहाँ पे लाइन नंबर 3 के पास आया तो देखा कि ये एक फंक्शन है, फिर इसको इसने स्किप किया, और मतलब अपने कॉल स्टैक के अंदर स्टोर कर लिया। उसके बाद आया यहाँ पे तो देखा कि ये सेट टाइम आउट है, इसने इसको कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद ये कहाँ जाता है, ये चले जाता है कहाँ पे, कॉल बैक के अंदर, ठीक है। और 1 मिलीसेकंड के बाद इसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वो एक क्यू होता है वहां पे चले जाता है, और वेट करता है ये टाइमिंग खत्म होने तक, तब तक ये आगे का कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। इसीलिए यहाँ से हमारे पास आउटपुट के अंदर आ गया हेलो 2, और जैसे ये टाइम खत्म हुआ ना, तो उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट के अंदर आ चुका। अब जैसे सपोज हम यहाँ पे ये टाइमिंग लगाते ही नहीं है, हमने टाइमिंग नहीं दिया, ठीक है, हमने Ctrl+S से सेव किया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करेंगे, एंड देन हम इसको रन कराएंगे, तब भी हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या हुआ कि आपको इसका जो आउटपुट है ये लास्ट में ही देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मे बी जैसे कि लेट सपोज कोई क्वेश्चन करता है कि जब हम सेट टाइम का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम अगर टाइमिंग पास नहीं किए, टाइम आउट का जो भी वैल्यू अगर नहीं दी है, तो क्या उसका आउटपुट पहले आएगा कि या रिमेनिंग कोड है सेट टाइम आउट के बाद में, उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका आउटपुट आएगा। तो हमेशा इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि जिस तरह हमारा आउटपुट टाइम आउट का वैल्यू देने के बाद आता है, अगर आप टाइम आउट का आउटपुट नहीं देंगे तब भी आउटपुट सेम ही आएगा, लेकिन आउटपुट कंटिन्यू में आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे सेट टाइम आउट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझते हैं प्रॉमिस को पढ़ने से पहले। एक जब हमने कॉल बैक का कंसेप्ट समझा था, ठीक है, तो वहाँ पे कॉल बैक का कंसेप्ट हमने आपको समझाया था। तो इसी के अंदर एक कंसेप्ट होता है कॉल बैक हेल। क्या होता है? कॉल बैक हेल होता है।
अब देखो कॉल बैक हेल के अंदर, जैसे कि हमने कॉल बैक समझा था, तो कॉल बैक हेल एक कंसेप्ट होती है। कॉल बैक हेल के अंदर कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम नेस्टेड कॉलिंग करते हैं, जैसे कि नेस्टेड कॉल बैक को हम कॉल करते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, कहाँ पे? ज़ोमैटो के ऊपर, ठीक है? हम ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले सामान को देखने के बाद हम क्या करते हैं? ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑर्डर क्रिएट करते हैं और सेकंड स्टेप के अंदर, मतलब ज़ोमैटो के ऊपर सबसे पहले हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर ऑर्डर हमारा एक्सेप्ट होता है, मतलब हमने ऑर्डर कर दिया सामान को, देन हमारा ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, ठीक है? हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट होगा सेकंड स्टेप के अंदर। एंड थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमारा ऑर्डर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया, सेकंड स्टेप के अंदर हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, थर्ड स्टेप के अंदर हमारा ऑर्डर क्या होगा? प्रिपेयर होगा, ठीक है? ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्रिपेयर होगा, ठीक है? प्रिपेयर हो गया। और फोर्थ स्टेप के अंदर हमारा क्या होगा? ऑर्डर जो हमारा है वो पैक होगा, ठीक है? यहाँ पे फोर्थ स्टेप के अंदर हमारा ऑर्डर पैक होगा। और फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हमारा ऑर्डर पैक हो गया, उस ऑर्डर को डिलीवरी बॉय के पास दे दिया जाएगा, यानी कि इस ऑर्डर को ऑर्डर डिलीवरी बॉय। उसके बाद हमारा सिक्स्थ नंबर पे क्या होगा कि जब ऑर्डर हमारा डिलीवरी बॉय के पास दे दिया जाएगा, तो वहां से क्या होगा कि वो ऑर्डर हमारे पास डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑर्डर डिलीवर, ठीक है? सो यहाँ पे ये टोटल 6 स्टेप के अंदर हमारा कोई भी ऑर्डर, यानी फूड हो सकता है, ज़ोमैटो से हमने मंगाया, ये टोटल 6 स्टेप के अंदर हमारा ऑर्डर हमारे पास आता है। तो इसी को अब हम क्या करते हैं? कोड के लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं आपको वो कोड समझाता हूँ और वहाँ पे कैसे कॉल बैक हेल का कंसेप्ट क्रिएट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हमने यहाँ पे जो हमने आपको थ्योरेटिकली समझाया, उसको हमने यहाँ पे कोडिंग के फॉर्मेट में राइट डाउन कर दिया है। इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिंपल सा कोड को हमने राइट डाउन किया है। आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा जब ऑर्डर क्रिएट हो रहा था, उसको हमने एक फंक्शन के रूप में राइट डाउन कर दिया, ऑर्डर क्रिएट। और यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर क्या किया है कि console.log के अंदर मैसेज डाल दिया है कि ऑर्डर इज क्रिएटेड, राइट? और फिर हम इसके बाद कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दिया। सेम ऑर्डर एक्सेप्टेड के लिए किया है, सेम हम ऑर्डर प्रिपेयर्ड के लिए किया है, सेम हम ऑर्डर बैक पैक के लिए किया है। उसके बाद फिर हम सेम ऑर्डर हैंड ओवर के लिए किया है, यानी कि ऑर्डर हमारा जो डिलीवरी बॉय को देना था उसके लिए किया है। और फिर ऑर्डर हमारा डिलीवर हो चुका। अब हम इस फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं? सबसे पहले हमने सेट टाइम आउट का यूज किया, तो इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन का यूज करना था, जो कि हम कॉल बैक फंक्शन का यूज करना था। और इसके अंदर में हमने ऑर्डर क्रिएटेड वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, जो कि हमारा ये है। और इसके अंदर फिर हमको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। हमारा सेट टाइम के अंदर, सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक ऑलरेडी होता है, तो हमको यहाँ पे नीड नहीं पड़ा कॉल बैक का। फिर जैसे हम ऑर्डर क्रिएटेड वाले को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन है, तो फिर हमने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया एक फंक्शन के रूप में। फिर ये एक ऑर्डर क्रिएटेड वाला फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, फिर यहाँ पे भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन दिखाई देगा, फिर हम उसको भी पास करना पड़ेगा। तो ऑर्डर प्रीपेड वाले फंक्शन को कॉल किया, सेम यहाँ पे भी हमको एक कॉल बैक फंक्शन के नीड था, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ऑर्डर पैक वाले को कॉल किया, उसी तरह ऑर्डर हैंड ओवर को कॉल किया। अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे भी हमको एक टाइमर पास करना है, लेट सपोज यहाँ पे हम टाइमर पास कर देते हैं 5 मिलीसेकंड, ठीक है? उसको भी आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप टाइमर पास कर सकते हैं 4 मिलीसेकंड। उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी टाइमर पास कर सकते हैं 3 मिलीसेकंड। यहाँ पे भी आप टाइमर पास कर सकते हैं 2 मिलीसेकंड। और यहाँ पे भी आप टाइमर पास कर सकते हैं 1 मिलीसेकंड। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको 6 कर देता हूँ। हर 1 मिलीसेकंड के बाद हमारे पास रिटर्न में आउटपुट आना चाहिए, ठीक है? और इसको 4 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है? और हमने इसको CLG करके सेव कर दिया, मतलब कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है? और ये हमारा कोड हो चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा, अगेन सेम कमांड का यूज करके मैं रन कराऊंगा। तो देखना आप हर सेकेंड के पास, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट
आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले आई थिंक ये टाइमर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि 1 मिलीसेकंड के पास हमारे पास सबका आउटपुट आ जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक टाइमर हम पास करते हैं सिर्फ सेट टाइम आउट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये 1 मिलीसेकंड के पास हमारे 1 मिलीसेकंड के बाद हमारे पास आउटपुट के अंदर आ रहा है। देखना, सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट हुआ, फिर हमारे पास ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ, फिर हमारा ऑर्डर प्रिपेयर्ड हो रहा है, फिर हमारा ऑर्डर पैक हो रहा है, फिर हमारा ऑर्डर हैंड ओवर हो रहा है, फिर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो क्रिएट हुआ है ना, यही होता है कॉल बैक हेल का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी को रिमूव करने के लिए हम पढ़ते हैं प्रॉमिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब समझते हैं कि प्रॉमिस कैसे इसको रिमूव करता है। और वहाँ पे दो कंसेप्ट, दो चीज़ होती है। एक आपका डॉट देन का यूज कर सकते हैं, उससे आप प्रॉमिस का जैसे कि कॉल बैक हेल का कंसेप्ट का रिमूव कर सकते हैं। और एक आपका कंसेप्ट आती है एसिंक अवेट, जो कि मैं आपको वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर समझाऊंगा, तो वहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ डिस्कस अबाउट प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस क्या होता है, जैसे कि हम इसमें एक चीज़ करते हैं कि हम किसी से प्रॉमिस कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉमिस हमने कर लिया कि ये काम होगा, फ्यूचर्स में होगा। क्या वो फ्यूचर्स में वो काम होगा कि नहीं होगा, उसको कोई मतलब आपको पता नहीं है। तो प्रॉमिस भी उसी तरह आपको रिजल्ट के अंदर देता है कि ये एक ऐसा काम करता है कि फ्यूचर में वो काम आपका या तो सक्सेस होगा या तो वो काम आपका रिजेक्ट होगा, ठीक है। लेट सपोज आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लेट सपोज हमने क्या किया कि जोमेटो से एक फूड ऑर्डर हमने क्या किया कि जोमेटो से एक फूड ऑर्डर किया, ठीक है। अब ये फूड है, तो इस फूड को हमने ऑर्डर किया जोमेटो के ऊपर से। तो यहाँ से तीन चीज हमको उम्मीद है, ठीक है। तीन चीज हमको उम्मीद है, तो तीनों चीज मैं आपको बताता हूँ। तो एक में क्या होगा कि हमारा ऑर्डर जो है या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डर हमने किया तो वो ऑर्डर हमारा या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो हमारा ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज होता है, या तो हमारा ऑर्डर फेल हो जाएगा, ठीक है। जब हम जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 3 स्टेट होता है। सबसे पहला स्टेट के अंदर हमारा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग स्टेट के अंदर होगा। पेंडिंग इन द सेंस कि हमारा ऑर्डर उस केस में प्रिपेयर हो रहा होगा, तब हमारे पास वो पेंडिंग शो दिखाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेट है। और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेट के अंदर क्या होगा कि या तो ये ऑर्डर हमारे पास सक्सेस हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुल डिलीवरी मतलब हो जाएगा डिलीवरी बॉय के साथ में, ठीक है। मतलब कोई सामान डिलीवर्ड होता है तो वो हमारा सामान सक्सेस हो जाएगा। अगर लेट सपोज ये सामान हमारे पास नहीं आया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो फूड जिस रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया वहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 3 स्टेप सेम प्रॉमिस के अंदर होता है। प्रॉमिस भी आपको 3 तरह का रिजल्ट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। 3 तरह का रिजल्ट रिस्पॉन्स करता है, उसके अंदर भी 3 स्टेट होता है। सबसे पहला स्टेट के अंदर प्रॉमिस से जो भी रिजल्ट आ रहा है वो तो या तो पेंडिंग स्टेट में होगा, या तो वो सक्सेस स्टेट में होगा, या तो वो रिजेक्ट स्टेट में होगा। अब ये कैसे होगा, लेट सपोज मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे हमने एक कोड को ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया है, रेस्टोरेंट का ही। इसके अंदर कुछ नहीं किया हूँ मैं, एक सिंपल सा कोड है। आपको जब भी प्रॉमिस डिफाइन करना है अपने से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी, जैसे हम यहाँ पे लेट सपोज ऑर्डर फूड का है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ट्रेन का कंसेप्ट टिकट लेते हैं। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे टिकट काउंटर के ऊपर गए, ठीक है। तो टिकट कट वेरिएबल का नाम देता हूँ मैं, यहाँ पे हमने टिकट कट का वेरिएबल दिया। और यहाँ पे फिर हम न्यू प्रॉमिस का एग्जांपल लेते हैं, साथ में रिजेक्ट पास कर देते हैं। और ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, सेम हम इसी का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अगर हमारे पास टिकट अवेलेबल होगा तभी तो टिकट काउंटर के ऊपर गए तो जो वहाँ पे सामने एम्प्लॉय बैठा है या टिकट मैनेज मास्टर बैठा है तो वो हमको काट के दे देगा। तो हम यहाँ पे सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। इफ
सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज अवेलेबल है, तब हमारे पास क्या होगा कि कंसोल डॉट के अंदर आएगा कि आवर टिकट इज बुक्ड। ठीक है, हमारे पास मैसेज आएगा आवर टिकट इज बुक्ड। अगर ये टिकट नहीं है तो एल्स केस में हमारे पास मैसेज आएगा कि आवर टिकट इज फेल। ठीक है, या नॉट बुक, जो आपको मैसेज देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा इस तरह हम कोई भी प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है। और लेट सपोज जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे टिकट को, तब हमारे पास क्या आउटपुट के अंदर आएगा। ठीक है, देखो जैसे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर करके और रन करते हैं। तो हमने रन किया था आवर टिकट इज बुक्ड, बिकॉज हम इसके अंदर डायरेक्ट कॉल किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर आ गया, बट यहाँ से हमारे पास कोई चीज़ आउटपुट के अंदर देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने एक मिस्टेक किया है कि यहाँ पे हमने रिजॉल्व देखा है और यहाँ पे हमने रिजेक्ट देखा है। तो जो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं ना, तो अगर टिकट हमारे पास अवेलेबल है तो इसको हम रिजॉल्व के अंदर डाल देंगे। अगर हमारे पास टिकट अवेलेबल नहीं है तो इसको हम रिजेक्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। और साथ में जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर थोड़ा देर वेट करोगे तो उस वेट के जो थोड़ा देर वेट हम कर रहे थे, हमने अभी तक आपको प्रॉमिस का कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बीच में लाइट कट गई थी, उसके वजह से हमने वीडियो मेरा रुक गया था। तो उसी से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सेट टाइम आउट का कंसेप्ट समझाया था। उसके बाद फिर हमने कॉल बैक हेल्प का क्या कंसेप्ट होता है उसको हमने आपको समझाया था। ठीक है, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्रॉमिस को स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रॉमिस को समझाने के बाद हमने प्रॉमिस से रिलेटेड भी एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज द ऑर्डर फूड एंड आल्सो टिकट कट वाला हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया था। एंड उसके बाद हमने इसको रन कराया था। रन कराने के बाद हमको कोई आउटपुट देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अगेन हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस थोड़ा वेट करता है, देन आपको एक रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट के अंदर आपको 3 चीज़ होती है। सबसे पहले वो रिजल्ट 3 चीज़ में आती है, या तो वो रिजल्ट आपका सक्सेस होगा जिसको प्रॉमिस के लैंग्वेज में फुलफिल बोला जाता है, या वो रिजल्ट आपका रिजेक्ट होगा, एंड या तो वो रिजेक्ट आपका पेंडिंग स्टेट में होगा। ठीक है, तो वो स्टेट को करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपका रिजल्ट थोड़ा टाइम बाद आती है। यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया होगा, अब वो रिजल्ट क्या आया होगा उसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले CLG का यूज करेंगे, बिकॉज हम इसको कंसोल करा लेते हैं ताकि हमको पता चल जाएगा कि हम जब ऑर्डर फूड कर रहे हैं ना, ये ऑर्डर फूड, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। और सेम हम टिकट कट वाला जो है ना उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे आउटपुट में देख लेंगे कि हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जब हमने पहला फंक्शन को कॉल किया, यानी कि इस वाले फंक्शन को जब हमने कॉल किया, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर पेंडिंग स्टेट आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट के अंदर पेंडिंग स्टेट आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज किया है। ठीक है, एंड दूसरे के अंदर हमारे पास प्रॉमिस के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर रिजॉल्व वाला हमारा आउटपुट के अंदर आ गया, बिकॉज जो हम कंडीशन सेट किए हैं इज अवेलेबल के अंदर ट्रू मार्क किए हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि हम ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी रिजल्ट रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन ये 2 सेकंड के बाद ये पेंडिंग स्टेट में चला गया। देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में आ गया, हमने सेट टाइम आउट का यूज किया है। अगर हम यहाँ पे भी सेम चीज़ यूज कर लेते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पे भी सेट टाइम आउट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और सेट टाइम आउट का और एक चीज़ है, अगर आप दोनों कोड में देखेंगे ना, हम जो अभी कट किए थे उसको बैक कर लेते हैं, तो अगर आप दोनों कोड में देखेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन लगाए, बट यहाँ पे क्या है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट करके और उस फंक्शन के अंदर हम ये कंडी ये कंडीशन को पास किए हैं। तो हम यहाँ पे भी अगर इस सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उस केस में हमारे पास एरर आ गया। एरर आने का रीज़न है
जैसे सेट टाइम आउट आता है वहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, तो वही कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे इसमें पास हुआ है, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर फंक्शन का नेम हमको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब हम क्या सेट टाइम आउट का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एरर हम रिमूव कर सकें। तो हम भी यहाँ पे टाइमिंग पास कर देते हैं। तब हमारे पास जो आएगी ना प्रॉमिस, उसके अंदर पेंडिंग स्टेट आपको दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जब हम रन करें तो दोनों केस में हमारे पास पेंडिंग का स्टेट दिखा, ठीक है। अब इस स्टेट को कैसे देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट के आगे यूज करेंगे जिसको बोलते हैं देन एंड कैच मेथड। आप चाहे तो एसिंक अवेट का यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे देन एंड कैच का यूज करेंगे, ठीक है। सो ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, ये जो कंसोल डॉट लॉग वाला पोर्शन है ना, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर फूड के ऊपर डॉट लगा के हम यहाँ पे डॉट देन, ठीक है, डॉट देन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे रिजल्ट पास कर देंगे। जो रिजल्ट होगा ना, उस रिजल्ट को हम यहाँ पे कंसोल करा लेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास इस ऑर्डर फूड के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, इस ऑर्डर फूड के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। उसी रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अगर मे बी इसके अंदर कुछ कुछ तो आएगी, या तो रिजल्ट के अंदर से आएगा, रिजॉल्व होगा तो उसका जो भी डाटा होगा वो आएगा, अगर रिजेक्ट होगा उसका जो भी डाटा होगा वो आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट का जो रिजल्ट के अंदर प्रिंट कराएंगे। अगर मे बी रिजल्ट नहीं आता है तो एरर तो कंफर्म आएगा ना, तो उस एरर को हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा कि एक अच्छा सा आउटपुट देखने को मिलेगा। अब हमारे पास आउटपुट के अंदर प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में नहीं आएगा। देखो पहला पेंडिंग स्टेट में आ गया कि जब हम यहाँ पे यूज किए थे, इसका यहाँ से पेंडिंग स्टेट आया और हम यहाँ पे फर्स्ट, तो आउटपुट के अंदर हमारे पास आया कि फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अब आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा, पहला यहाँ से पेंडिंग स्टेट आ गया, ठीक है। यहाँ से जबकि हमने इसको कॉल किया था पेंडिंग स्टेट आ गया, बट जब इसने इसको यूज किया तो यहाँ पे देखा कि ये फूड इज डिलीवरी सक्सेसफुल। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है रिजल्ट के केस में, वो आउटपुट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सेम आप इसके लिए आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आपके साथ मैं क्रिएट करूंगा वो भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो क्रिएट कर लेता हूँ, देन उसको हम स्टेप जो होगा ना वो पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया है और इस एग्जाम्पल से आपको कॉल बैक हेल वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होते हुए दिखेगा। कैसे, सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम हमने स्टेप 1 रखा है। इसके अंदर बेसिकली हम एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है कि स्टेप 1 को डन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। कंसोल के अंदर स्टेप 1 को डन डन कर रहे हैं और यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल कर रहे हैं, इस वाले रिजॉल्व को हम कॉल कर रहे हैं और इसको हम सेट टाइम आउट का यूज करते हुए, ठीक है। उसी तरह हम स्टेप 2 के अंदर सेम प्रोसेस को हमने यहाँ पे यूज किया है। और उसके बाद अब हमने क्या किया है कि जैसे कॉल बैक हेल में क्या होता था कि हम जब इस फंक्शन को कॉल करते थे तो उसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते थे, बट इसके अंदर उस तरह का कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है। हमने क्या किया कि स्टेप 1 जो फंक्शन हमारा स्टेप 1 है उसको हमने कॉल किया, फिर उसके ऊपर हमने डॉट देन मेथड का यूज किया एंड डॉट देन मेथड का यूज करने के बाद हमने स्टेप 2 को उसी के अंदर कॉल कर लिया। जैसे हम डॉट देन और डॉट केच का जो मेथड होता है उसके अंदर क्या था कि जब हम डॉट देन का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम सक्सेस वाले रिजल्ट को पास करते थे। इसमें हमने क्या किया है कि डॉट देन फर्स्ट वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई करके डॉट देन के अंदर हम सक्सेस के अंदर सेकेंड वाले फंक्शन को कॉल कर लिए हैं। और उसके बाद फिर हम क्या किए हैं, अगेन डॉट देन का यूज करते हुए यहाँ पे हमने और एक और मैसेज को पास कर दिया था। जैसे हम कॉल बैक हेल वाले के लास्ट वाले फंक्शन के अंदर हम पास करते थे, बिकॉज यहाँ पे हमको रिजॉल्व हमने कॉल कर रहे हैं तो ये हर फंक्शन के अंदर से बताना पड़ेगा, ठीक है।
और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, मतलब जब हम इस कोड को कॉल करेंगे तो आपको आउटपुट स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा आउटपुट यहाँ से, ठीक है, और सेकेंड आउटपुट हमारे पास यहाँ से आएगा, एंड थर्ड आउटपुट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉमिस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछता है ना कि प्रॉमिस क्या होता है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल से पहले बता देता हूँ दोबारा, जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म का यूज करके, फूड वाले प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, उसके ऊपर हम फूड को ऑर्डर करते हैं ना, तो वहां से हमारे पास तीन चीज का मतलब ये चीज तीन स्टेप होता है कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो एक तो या तो फूड हमारा डिलीवर हो जाएगा यानी कि सक्सेस हो जाएगा, या तो हमारा फूड पेंडिंग स्टेट में होगा जिस समय हमारा फूड वगैरह पैकिंग होती है, या तो हमारा उसी समय रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह हमारा मतलब प्रॉमिस काम करता है। प्रॉमिस में भी 3 स्टेट होता है। सबसे पहले हमारा जो भी रिजल्ट आने वाला है वो फुलफिल होगा यानी सक्सेस हो जाएगा, या तो रिजेक्ट हो जाएगा, या तो वो पेंडिंग स्टेट में होगा, ठीक है। यही प्रॉमिस का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रॉमिस का कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। प्रैक्टिस शीट में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा प्रॉमिस से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो नाउ डिस्कस अबाउट एसिंक अवेट का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो एसिंक अवेट आपको प्रॉमिस के ऊपर ही काम करता है, मतलब उसके ऊपर ही बना है। क्यों? अब यहाँ पे प्रॉमिस से हमको 3 रिजल्ट देखने को मिला था। वहां से या तो वो मतलब रिजल्ट के अंदर हमको सक्सेस देता था, या रिजल्ट रिजेक्ट में आता था, या रिजल्ट को वो पेंडिंग स्टेट में रखता था। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक तरह का सिंटेक्स होता है। हम यहाँ पे एसिंक और अवेट का यूज करते हैं। एसिंक का मतलब हुआ कि एसिंक्रोनस फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, और जब तक हमारा प्रॉमिस में क्या रिजल्ट देगा तब तक ये वेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेट का कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब इसको अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, तो जैसे कि आपको मैं कहाँ पे समझाऊं, जैसे कि आप अगर किसी वेडिंग में गए होंगे, तो वेडिंग में जाने के बाद अगर आप खाना वगैरह खाए होंगे, ठीक है, तो खाना खाने में क्या होता है कि कभी कभी आप जाते हैं, लेट सपोज आप किसी चीज को, लेट सपोज अगर आप चिकन ही लेते हैं या आप रसगुल्ला लेते हैं या रसमलाई जो भी लेना है, वो लेने गए, वो जैसे गए वो खत्म हो गया, ठीक है। और खत्म होने के बाद आपको नहीं मिला, आप वहां पे वेट कर रहे हैं जब तक वो आपको मतलब या तो दे ना दे, या तो वो आपको बता ना दे कि ये खत्म हो गया है, तब तक आप वेट करते हैं। तो जब आप तक वेट करने के बाद मतलब करते हैं, जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सेम आपको उसी तरह एसिंक अवेट काम करता है। अवेट का मतलब काम करता है तक जिसको भी आप काम कर रहे हैं, जैसे जिस भी आप फंक्शन को या जिस भी एपीआई का पे ज़्यादातर ये यूज होता है, जिस भी को आप कॉल किए हैं वहां से आपको कुछ भी रिजल्ट के अंदर ना आ जाए तब तक ये वेट करता है, और आगे का कोड जो है ना उसको ब्लॉक नहीं करता है, उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अब कैसे करता है इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, देन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन का यूज करके इस कंसेप्ट को समझते हैं, और फिर हम एसिंक अवेट का यूज करेंगे, और दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी कोड को राइट डाउन कर दिया हूं और उसको आपको समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शन राइट डाउन किया है। सबसे पहला फंक्शन है ऑर्डर फूड का फंक्शन। इसके अंदर हमने ऑलरेडी इसको कवर किया है, बट एक बार और बताता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा रिजॉल्व के केस में फूड इज रेडी, मतलब फूड हमारा रेडी है, और इस यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा उसी को हम एसिंक अवेट के अंदर कॉल किया है। देखो एसिंक अवेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ईट फूड के अंदर जो ईट फूड है ना, ये एक फंक्शन का नाम हमने डिफाइन किया है, और यहाँ से सबसे पहले लाइन मतलब यहाँ पे हमने कंसोल के अंदर वेटिंग फॉर फूड, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, और यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ईटिंग नाउ, ठीक है, 3 स्टेप है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, और नोट उसके बाद फेज 02 में हमारा कोड है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर कुछ नहीं देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे, इट फूड वाला जो फंक्शन है ना उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब इसको जैसे हम कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर वेटिंग फॉर फूड, मतलब इसके लिए वेट कर रहा है, और जैसे यहाँ से हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आउटपुट के अंदर हमारे पास ये दिखा देगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह ये हो गया।
तो यही होता है एसिंक अवेट। अब इसका जो यूज है ना, एसिंक अवेट का जो यूज है, जब हम बैकएंड से एपीआई क्रिएट करेंगे और जब हम उसको अपने डाटाबेस से कनेक्ट करके और वहां से कुछ डाटा को एक्सेस करेंगे, जैसे कि लेट सपोज बैकएंड में क्या होता है कि हम यहाँ पे यूजर्स का कुछ यूजर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को हम अपने डाटाबेस से फेच करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एसिंक अवेट का कंसेप्ट। ठीक है, वहाँ पे हम यूज करते हैं एसिंक अवेट का कंसेप्ट। एंड सेकेंड, हम वहाँ जैसे कि फ्रंट एंड से क्या करते हैं, फ्रंट एंड से अगर कुछ यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे यूजर का नेम ही लेना है, लॉगिन के केस में जो फॉर्म के अंदर जो भी डाटा होता है वो फ्रंट एंड से यूजर से डाटा ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एसिंक अवेट का यूज करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जो भी मेथड को हम राइट डाउन करते हैं, तो उस केस में भी अभी एसिंक का अवेट का यूज करते हैं। तो इतना समझ लो कि एसिंक अवेट जो कंसेप्ट है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज जो भी हम बैकएंड में एपीआई क्रिएट करेंगे ना, उसके अंदर एसिंक अवेट का ही कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्रिएट करेंगे। बिकॉज जो भी हमारा एपीआई रिटर्न मतलब रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, उसमें प्रॉमिस ही होता है, तो उस प्रॉमिस के अंदर क्या रिजल्ट है, कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एसिंक अवेट का कंसेप्ट जो है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फेच एपीआई मेथड को समझने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम एक प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे, और उस प्रॉमिस के अंदर हम क्या करेंगे कि यूजर का जो डाटा होता है ना, उसको फेच करना है। अब यहाँ पे हमारे पास बैकएंड का कोई यूआरएल नहीं है ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन डिफाइन किया, गेट यूजर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, हम एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रॉमिस हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे रिजॉल्व। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, और यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया, देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी ऑर्डर फूड नाम से एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन किया था, और यहाँ पे एक प्रॉमिस को हमने पास किया था, और इसके अंदर रिजॉल्व मैसेज पास कर रहे हैं, और सेट टाइम आउट को हम यहाँ पे पास करके, और इसके अंदर कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, वो कुछ टाइम के बाद आए, तो इसलिए हम सेट टाइम आउट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट पास कर देते हैं, लेट सपोज 3 मिली सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे अब हम रिजॉल्व के अंदर पास कर देंगे सक्सेस। ठीक है, हम ये मैसेज पास कर दिए, तो ये हमारा मतलब एक बैकएंड का जो एपीआई होता है ना, उसी को सॉल्व करने के लिए हमने ये एक छोटा सा फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डॉट देन मेथड का यूज करके हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर हम इसको एसिंक अवेट वाला जो अभी मेथड समझे हैं, दोनों को यहाँ पे हम कॉल करके देखते हैं कि हम दोनों में कैसे और कितना आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, गेट यूजर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमको डॉट देन का यूज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा जिसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉट देन और डॉट केच के अंदर हमारे पास डॉट देन के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, और साथ में डॉट केच के अंदर हम फिर कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। तो हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमको यहाँ पे कैच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे एरर होता है। ठीक है, रिजल्ट को तो हमने वहाँ पे प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे एरर को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरर को प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक इसके अंदर कुछ एरर होगा, सिंटैक्स का एरर आना चाहिए, बट हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो हमने जब रन कराया तो हमारे पास सिंटैक्स एरर है, बाकी कुछ नहीं है, कोड सही है। तो जब हमने यहाँ पे डॉट देन का यूज किया ही से गेट यूजर डॉट देन इज नॉट ए फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे तब हमारे पास आई थिंक रिजल्ट आ जाना चाहिए।
तो ये जो है ना, ये वाला रिजल्ट पे आप फॉरगेट कीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि यूजर डिटेल फेच सक्सेसफुल। तो अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को एसिंक अवेट के अंदर यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एसिंक अवेट का यूज करते हैं, एसिंक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नेम हमको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट यूजर, ठीक है, या गेट मी, इस फंक्शन का हम नाम रखते हैं, ठीक है। और इसके पैरामीटर्स के अंदर हमको कुछ नहीं पास करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, CLG कर लेते हैं, वेटिंग वेटिंग फॉर यूजर डिटेल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया वेटिंग फॉर यूजर डिटेल्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट यूजर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अवेट करेंगे, और गेट यूजर का जो फंक्शन था उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और मैसेज पास कर देंगे, यूजर। तो ये हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमने पास किया, तो अब इसको हम फिर रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। फॉरगेट अबाउट, इसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना है। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो गेट मी वाला फंक्शन है इसको हमको कॉल करना पड़ेगा, तभी हमारे पास आउटपुट आएगा। लेट सपोज हमने गेट मी वाले फंक्शन को कॉल किया। अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 बार रिजल्ट में आना चाहिए, यूजर डिटेल्स फेच सक्सेसफुल। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ से आया, यहाँ पे वेटिंग फॉर यूजर रिजल्ट। एक काम करते हैं, हमारा ऊपर में कुछ कोड है, इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको कमेंट किया। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मतलब हम दोबारा रन करेंगे, तो वेटिंग फॉर यूजर रिजल्ट, यहाँ से हमारा ये मैसेज आया पहला। उसका फिर यूजर डिटेल फेच सक्सेस, ये आपको यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। तो आप यहाँ पे देखना कि अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो दोनों का सिंटैक्स में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा डॉट देन वाले मेथड के अंदर। और यहाँ पे आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि ये रिजल्ट हमारा थोड़ा देर बाद आ रहा है, जब तक ये रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम केस में आपको प्रेफर यही वाला एसिंक अवेट वाला ही यूज करते हैं हम लोग, लेकिन इसको बहुत कम केस में यूज करना होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है आपको एसिंक अवेट एंड डॉट देन कैच वाला मेथड के अंदर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एसिंक अवेट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फेच एपीआई का कंसेप्ट को समझना, यानी कि फेच एपीआई का कंसेप्ट को समझना एंड इसके अंदर कैसे हम मेथड के ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। और ये सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम एरर हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ डिस्कस अबाउट फेच एपीआईज मेथड, राइट। अब देखो, फेच एपीआई का मेथड का मतलब होता है, दो तरह से हम एपीआई को फेच कर लेते हैं बैकएंड में। जैसे सबसे पहला, अब ये जो टॉपिक है ये आपको फ्रंट एंड के अंदर पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि आप एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं और कैसे आप अपना बैकएंड के कोड को पोस्टमैन का यूज करके टेस्ट कर सकते हैं कि वो कोड हमारा सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो, किसी भी एपीआई को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो एक मेथड होता है, ठीक है। अब देखो, मेथड के अंदर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे रियल लाइफ में हम क्या करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, देन किसी चीज़ को एडिट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज, मैं इसको छोड़ो, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। इंस्टाग्राम आप लोग सब लोग यूज करते होंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम आप सब यूज करते होंगे। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि अगर हमको कोई पोस्ट को अपलोड करना है तो उसके लिए हम सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं पोस्ट। एंड लेट सपोज हमने पोस्ट जब क्रिएट किया तो उस समय उस पोस्ट के अंदर हमको कोई चीज़ मिसिंग हो गया, तो मतलब कुछ गलत हो गया, तो उस पोस्ट के अंदर एडिट कर देते हैं, ठीक है। एडिटिंग हो गया। और उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर उस पोस्ट के अंदर अगर हमको लेट सपोज बाद में चल के उस पोस्ट को फेच करना है, यानी कि देखना है, तो उसको हम फेच करते हैं, ठीक है। मतलब अपने प्रोफाइल के अंदर जाके देखते हैं तो हम फेच कर लिए। और लेट सपोज उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं
कि अगर हमको सिंगल पोस्ट को फेच करना है तो फेच के अंदर आ गया, अगर लेट सपोज हम आगे चल के उस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसी को देखेंगे ना फेच को एपीआई के कंसेप्ट में, तो जो क्रिएट हुआ ना वो आपका पोस्ट मेथड हो गया, ठीक है। और जो एडिट होता है ना वो आपका अपडेट के केस में आता है, और उसके बाद जो आपका फेच हो गया ना वो गेट के अंदर आता है, और जो डिलीट है वो आपका डिलीट मेथड होता है। और यहाँ पे अपडेट के अंदर एक मेथड होता है दैट इज द पुट। तो यही मेथड होता है जो आपको यूज करना होता है। एपीआई कोई भी एपीआई को आप कोई भी एपीआई यूज करो जिससे आपको डाटा फेच करना, तो उसके लिए आपको यही 3 मेथड होता है। अगर आपको कोई पोस्ट क्रिएट करना है या कुछ भी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको अपडेट करना है तो पुट का यूज कर सकते हैं, अगर आपको गेट करना है तो गेट का यूज कर सकते हैं, आपको डिलीट करना है तो डिलीट का यूज कर सकते हैं। अब आपको बात यहाँ पे आया कि अपडेट के अंदर आप एक सिंगल पोस्ट का डिटेल को अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए आईडी होता है, आईडी का हेल्प लेके आप करते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे से। उसके बाद आपको गेट करना है तो गेट के लिए पूरा गेट कर सकते हैं या सिंगल डिटेल को भी गेट कर सकते हैं, डिलीट में भी सेम केस है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़, तो इस एपीआई को कैसे समझाऊं कि यहाँ पे कैसे ये सब काम करता है। तो मैं इसके लिए इंटरनेट के ऊपर सर्च किया, तो आपको जेसन प्लेस होल्डर का एक एपीआई गाइड मिलेगा जो कि फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसका हेल्प लेके आप अपना आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो यूआरएल है ना, ये इसका यूआरएल है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। अगर आप इसका यूज करके अगर इंटर मारेंगे तो आपके पास इसके अंदर बहुत सारा डमी डाटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज हम यहाँ पे /1 डालेंगे तो हमारे पास जो पोस्ट यूजर का आईडी यहाँ पे आएगा, और इसका आईडी 1 है तो इसलिए 1 से रिलेटेड जो टाइटल है बॉडी है वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इसी का यूज करते हुए आपको ये फेच एपीआई का जो टॉपिक है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आ गया, और जो हमारा प्रीवियस कोड है ना उसको यहाँ से हम कमेंट करेंगे, ठीक है। हमने प्रीवियस कोड को यहाँ से कमेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एपीआई है उसको यहाँ से कमेंट करके, ठीक है, उसको यहाँ से हम कमेंट करके एपीआई यूआरएल नाम इसका हम दे देते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एपीआई यूआरएल है, इसी का हेल्प लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो गेट, अगर आपको कोई रिसोर्स को गेट करना है तो उसको आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉट देन एंड डॉट देन का ही यूज करके इसने बताया है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने हिसाब से मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट सपोज मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हमने इसको कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके और इसको कंट्रोल-S से सेव किया, ठीक है। और जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं पोस्ट 1 से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो इसने क्या किया है कि ये यूआरएल डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दिया है फेच मेथड का यूज करते हुए, और इसके ऊपर इसने डॉट देन का यूज किया। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को इसने जेसॉन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर अगेन इसी के ऊपर डॉट देन मेथड अप्लाई किया और उस जेसॉन को कंसोल लॉग कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डॉट कैच मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेट सपोज हम इसी को एसिंक अवेट के अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एसिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया और इसका नाम देते हैं फेच। लेट सपोज इसका हम नाम दिए फेच पोस्ट पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया फेच पोस्ट बाय आईडी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है तो उसमें आप टेंशन ना लेना, ठीक है। बिकॉज हम भी डेवलपर है, आप भी डेवलपर है, आपसे भी स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, तो ये चीज़ है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले CLG लेते हैं, फैचिंग फैचिंग पोस्ट डिटेल, मतलब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हमने लिया और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, पोस्ट आएगा, ठीक है। पोस्ट आएगा, पोस्ट नहीं आएगा, पोस्ट पोस्ट से नहीं आएगा, पोस्ट आएगा।
उसके बाद हम यहाँ पे फेच मेथड का यूज करेंगे। देखो अभी हम फेच मेथड का यूज करके बता रहे हैं, आगे चल के हम एक npm पैकेज होता है एक्सजीओस जिसका यूज करेंगे। अगर आपको आता है तो आप बताइएगा, अदरवाइज नहीं आता है तो आपको अगर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, इसके अंदर पूरा जो मेथड होता है उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ये यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है ना, रिजल्ट को यहाँ पे जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो पोस्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे CLG करके रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। सेम काम करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेच पोस्ट बाय आईडी कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया एंड उसके बाद हम यहाँ से क्लियर करेंगे। आप यहाँ पे कोड को देख सकते हैं, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह हमने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया है वही है। और लास्ट में हमने यहाँ पे इसको जेसॉन के अंदर कन्वर्ट किया, बिकॉज हमारे पास जो डाटा आना चाहिए वो जेसॉन के अंदर आना चाहिए। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तब हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जब आपको आउटपुट के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये आपको यहाँ पे पेंडिंग स्टेट देखने को मिला। पेंडिंग स्टेट हमारे पास आ कहाँ से रहा है, लेट सपोज हमने इसको यहाँ पे कॉल मतलब बंद कर दिया और जब हमने अगेन इसको रन कराया तो फेचिंग पोस्ट डिटेल आया और यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये डॉट जेसॉन से नहीं होगा, यहाँ पे हम कुछ अलग सिंटेक्स होगा, ठीक है। तो वो चीज़ करना पड़ेगा, जेसॉन डॉट स्ट्रिंग 5। और वो आई थिंक एक और होता है बॉडी डॉट जेसॉन होता है। तो हाउ टू कन्वर्ट, एक काम करते हैं, कुछ सिंटैक्स मिसिंग है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड गूगल पे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। तो वो अपने आप कुछ ना कुछ इशू होगा इसके अंदर, वो बताएगा। इस तरह भी आप डेवलपर हैं, देखो हमने क्या मिस्टेक किया था, यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है, वो पेंडिंग स्टेट में मतलब एक प्रॉमिस ही आ रहा है, यहाँ पे एक प्रॉमिस है। तो उसको हम यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे, बिकॉज ये जब तक ये रिजॉल्व या रिजेक्ट ना होगा तब तक ये वेट करेगा, पेंडिंग स्टेट इसके पास आएगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे क्लियर करना है, फिर अगेन हम इसको रन करेंगे, तब हमारे पास क्या हुआ, जो भी इसके पास सक्सेस रिजल्ट आया वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट सपोज अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को पास करते हैं, या एक काम करते हैं इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो भी पोस्ट है वो हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर टोटल 100 यूजर का पोस्ट है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। देखो अभी मैं आपको, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कैसे हम किसी एपीआई से अपने मतलब डाटा को फेच करते हैं। फेच एक मेथड होती है, इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अगर आप इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जेसॉन प्लेस होल्डर वाले वेबसाइट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे लिसनिंग ऑल रिसोर्स बता रहा है। अगर आपको कोई रिसोर्स को क्रिएट करना है उसके लिए आपको फेच के अंदर आप अपना यूआरएल पास कर सकते हैं और मेथड के अंदर आपको मेथड बताना पड़ेगा पोस्ट, ठीक है। तो आप इसका यूज करके कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपको कोई अपडेट करना है रिसोर्स को तो आप पुट मेथड का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद आपको पैच करना है तो पैच भी मेथड होती है एक तो। डिलीट के लिए आप डिलीट का यूज कर सकते हैं, आसानी से वो डिलीट हो जाएगा। फिल्टरिंग के लिए भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है जिसको आप यहाँ से देख के, ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा। आगे जब मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा बैकएंड के अंदर तो वहाँ पे इसका पूरा डिटेल या पूरा मेथड जो होता है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। और इसके अंदर कुछ स्टेटस कोड वगैरह भी होता है जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एपीआई फेच एपीआई एक मेथड होती है, इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको हम कॉल करते हैं, सब चीज़ मैंने आपको बताया। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि हर इंटरव्यू में, मैक्सिमम इंटरव्यू मैंने जो दिया है उसके अंदर आपको यही वाले यूआरएल उठाते हैं और यहीं से बोलते हैं कि आप किसी एपीआई के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप कैसे मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डाटा को फेच कर सकते हैं, ये सारा कंसेप्ट आपको करके दिखाना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है ना
तब भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको करके दिखाऊँगा, पूरे वीडियो एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूँगा, ठीक है? ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है ना, उसके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट, इसको समझते हैं, देन इस वीडियो को एंड करेंगे और साथ में हमारा फेज 2 का जो कंसेप्ट है वो भी एंड हो जाएगी। तो डिस्कस अबाउट एरर हैंडलिंग, ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, एरर हैंडलिंग का मतलब हुआ कि जब हम एपीआई को फेच करते हैं ना, या हम डाटाबेस से कोई रिजल्ट या कोई डाटा फेच कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास 2 तरह का रिज़ल्ट आएगा। पेंडिंग स्टेट को तो हमने वेट के अंदर सँभाल लिया था, बट हमारे पास अगर लेट्स सपोज़ सक्सेस आया तो वो तो सँभल जाएगी। अगर लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई एरर आ जाता है, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास तरीका है। उसी तरीका को उसी तरीका को हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग वाले कंसेप्ट के अंदर पढ़ना था। तो जैसे हमारे पास ये जो पोस्ट आ रहा है ना, तो इस पोस्ट के अंदर देखो, आप 2-3 तरह से एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के अंदर अगर पोस्ट डॉट ओके एक होता है, इसको अगर आप करते हैं, तो ये आपका है ना ट्रू, तभी आप ये वाला स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ये वाला स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर अगर आपका ये फॉल्स है, अगर आपका ये फॉल्स है, तो उस केस में आप एरर दिखा सकते हैं। एरर दिखाने के लिए आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहला तो ये वाला है, डॉट देन और कैच का यूज़ करके आप एरर का हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा आप थ्रो एरर कर सकते हैं, थ्रो न्यू एरर कर सकते हैं। आप ये वाला, जैसे कि इसके अंदर वीएस कोड भी सजेशन करता है, ये वाला आप सिंटैक्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी एरर आपको दिखाना है वो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ कोई एरर होगा भी नहीं। लेट्स सपोज़ मैं कर देता हूँ एपीआई एरर, मैं यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ, ठीक है? और अगेन मैं इस कोड को जब एग्जीक्यूट करूँगा, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास कोई एरर है ही नहीं, तो एरर क्यों आएगा? नहीं आया। और लेट्स सपोज़ यहीं पे अब हम एक काम करते हैं, ये पोस्ट से पोस्ट हटा देते हैं, ठीक है? एस हटा दिया हमने। तो अब हमारे पास आउटपुट के अंदर एरर वाला मैसेज थ्रो कर देगा। देखो, यहाँ पे न्यू एरर वाला जो मैसेज है, एपीआई एरर, यहाँ पे आपको दिखने को मिला, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आया, ठीक है? तो यही है एरर को हैंडल करने के लिए। और ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक होता है ट्राई कैच का सिंटैक्स। लेट्स सपोज़ अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को यहाँ से कट करते हैं, ठीक है? और इसको हम ट्राई एंड कैच का अंदर पास कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी एरर होता है, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। सीएलजी के अंदर हमारा एरर को हम यहाँ पे लॉग कर लेंगे, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो अब हमारे पास क्या होगा कि इतना एरर तो नहीं आएगा। अब डायरेक्ट आपको जो भी एरर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये सबसे पहले हमारा सक्सेस वाला रिजल्ट आ गया। लेट्स सपोज हम सेव काम करते हैं, एस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है? हमने एस को रिमूव किया एंड उसके बाद अब हमारे पास आउटपुट के अंदर जो भी एग्जैक्ट एरर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई थिंक हमारा एरर कुछ नहीं आया है। इसने बोला कि यूज़र का इसने इसने बोला हमारे पास कंसोल के अंदर या टर्मिनल के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एम्प्टी एरे आ गया, ठीक है? मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है शायद, वो आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे वो एरर दे दिया, ठीक है? अगर आप एरर डॉट मैसेज देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं। आई थिंक आता है कि नहीं, ठीक है? तो आगे चल के हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको रूबरू करा रहा हूँ कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? तो एरर को आपको हैंडल करने के लिए ट्राई एंड कैच का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू थ्रो एरर भी का यूज़ कर सकते हैं, डॉट कैच का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने तरफ से भी एरर का मैसेज को डिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक जो हमारा फेज 2 का एडवांस जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? अब हम यहाँ से एक्चुअल बैकएंड का जो कंसेप्ट है, जैसे कि नोड जेएस, उसके बाद एक्सप्रेस जेएस, ये सब कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ से लर्न करना स्टार्ट करेंगे और साथ में हम कुछ कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट को क्रिएट करते चलेंगे
ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते जाए और फिर जावास्क्रिप्ट का जो भी हमने अभी तक के पढ़ा है उसका कैसे यूज होता है एक्चुअल में, वो भी आपको समझ में आता जाए, ठीक है। और साथ में आपको प्रोजेक्ट वाला सीरीज लंबा एक वीडियो मिलेगा प्रोजेक्ट का, वो भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। और आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक यूट्यूब को मतलब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में एक ऐसा कमेंट कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक